And Delhi goes out to vote. And today we are joined by two senior leaders, sitting CM Atishi and Manish Sisodia from Aam Aadmi Party. Very warm welcome to our show. To begin with, as we know, 5th February when Delhi goes out to vote, 8th February is the verdict. What do you think? BJP is also pulling up the fight, so is the Congress, and you also have seen the anti-incumbency, how it works in the political scenario. 10 years already, people of Delhi have voted for you. How are you going to contest? It is a strong fight this time. That's what we understand from polls and what feelers we are getting from the field. See, this is this is a fight between two kinds of politics. On the one side, you have a certain set of educated people who have come into politics, educated professionals, honest people who have come into politics, who are asking for votes on the basis of the work that they have done. So be it water, electricity, education, healthcare. जब हम वोट मांगने जाते हैं, हम अपने काम के आधार पे वोट मांगने जाते हैं. ऑन दी अदर हैंड एक दूसरी पार्टी है जो सुबह से लेकर रात तक गाली गलौज करने के अलावा कोई काम नहीं करती है. तो ये दो मॉडल्स आज दिल्ली के लोगों के सामने हैं कि उन्हें काम पे वोट देना है या गाली गलौज पे वोट देना है. देखिए, हम तो अपने काम पे वोट मांग रहे हैं. बीजेपी वाले ये बता दें, अपने पूरे कैंपेन में वो एक बार भी अपने 10 साल के काम की बात नहीं करते हैं. नाउ दिल्ली इज अ हाफ स्टेट. इसमें आधी पावर हमारे पास है, आधी पावर बीजेपी के पास है. प्लस बीजेपी सेंटर में है. वो इतने स्टेट्स को इतना पैसा देती है, इतने प्रोजेक्ट्स करती है, लेकिन 10 साल में उन्होंने दिल्ली में एक भी काम नहीं किया. 10 साल के बाद प्रधानमंत्री आए और 3 कॉलेज का शिलान्यास करके गए. शिलान्यास, फाउंडेशन स्टोन, नॉट इवन ओपनिंग द कॉलेजेस. मुझे लगता है शायद 10 साल के बाद, 2 चुनाव के बाद वो अब उन 3 कॉलेजेस का एक कमरे का उद्घाटन, हाँ, एक कमरे का उद्घाटन करेंगे. आप कह रही हैं कि आपकी पार्टी काम के आधार पे वोट मांग रही है जी. वो ये नहीं कह रही कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. वो काम करके दिखा रहे हैं और उस पे वोट मांग रहे हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन. और बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? वो हमें गाली करते हैं. वो सुबह से लेके शाम तक, आप टीवी ऑन करके देखिए, आप तो देखते ही होंगे, बीजेपी के दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं. एक सुबह 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 5 बजे, राइट. उनकी 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं. उनके अलग अलग नेता आते हैं. सुबह कहेंगे केजरीवाल की जैकेट ऐसी है, दोपहर को कहेंगे केजरीवाल का मफलर ऐसा है, केजरीवाल खांसी क्यों करता है, केजरीवाल ऐसे घर में क्यों रहता है, केजरीवाल ये खाना क्यों खाता है. ये उनका एजेंडा है. हमारा क्या एजेंडा है सर? आपका क्या एजेंडा है? आपने तो हेल्थ को लेके भी काम करा, आपने कोविड में हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया, एजुकेशन का सारा मॉडल रिवैम्प आपने किया. आपका क्या एजेंडा है? नहीं, हमारा एजेंडा तो आम आदमी की जिंदगी है. एक आम आदमी अपनी मेहनत से जिंदगी जीता है, वो चाहे झुग्गी में रह रहा है या बड़ी बड़ी कोठरियों में रह रहा है. उसका एक ही ख्वाब है कि मैं मेहनत करूं तो सरकार मेरे जीने में मदद करे. एक बेसिक चीज है. उसके बच्चे अच्छे से स्कूल में पढ़ जाएं, उसको घर में कोई बीमार हो तो सरकार ये देख ले भाई इलाज मिल जाए उसको ठीक से. दूसरी तरफ वो चाहता है कि वो सिक्योर्ड रहे, उसकी महिलाएं सुरक्षित रहें घर की, वो कहीं उसके शोरूम खोल के बैठा हो तो उसके सामने गोलियां ना चलें. वो पर पुलिस तो दिल्ली सरकार के अंडर है. मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी सरकार से चाहता क्या है? वो चाहता है कि मुझे कुछ धमकियां ना मिलें, लोगों को पता चले भाई ये पैसा कमाने लगा है, इसका शोरूम अच्छा चल रहा है, तो कोई रैंसम की धमकियां ना भेजे. तो उसमें से आधा काम हमारे पास था, आधा भारतीय जनता पार्टी के पास था. हमने स्कूल अच्छे किए, हमने अस्पताल अच्छे किए, हमने बिजली 24 घंटे कर दी, हमने जो गरीब लोगों के लिए बिजली फ्री कर रखी है, हमने इतनी वेलफेयर स्कीम चलाई जो सक्सेसफुल चल रही हैं. इनके हिस्से एक ही काम था मेन, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना. 10 साल से उसमें बुरी तरह से फ्लॉप हैं. अब ये कह रहे हैं कि जी हमने पुलिस व्यवस्था तो फ्लॉप कर दी, खूब गोलियां चल रही हैं, खूब रैंसम की धमकियां आ रही हैं, चेन स्नैचिंग और इन सब की तो बेइंतहा घटनाएं हो ही रही हैं. तो हमसे पुलिस तो संभली नहीं, अब हमें स्कूल दे दो संभालने के लिए. कैसे दे दें? मतलब जैसे पुलिस बर्बाद कर रखी है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद कर रखा है. अब ये कहती है कि भाई इस देश का गरीब, दिल्ली का गरीब से गरीब आदमी और मिडिल क्लास सारा आदमी, इवन अपर क्लास आदमी, सारा सिस्टम हमें उठा के दे दो ताकि हम उसको भी सत्यानाश करते हैं उसका. तो हमारा एजेंडा है कि हम उसको सत्यानाश नहीं होने देंगे. एंटी इनकम्बेंसी से कैसे फाइट करेंगे? क्योंकि ये एक मॉडल ऐसा है जो पॉलिटिक्स में अक्सर देखा गया है कि 2 बारी के बाद शायद थोड़ा सा रुझान बदलता है वोटर्स का भी. वोटर्स भी चाहते हैं कि कुछ चेंज हो, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला. यही ताकत है केजरीवाल जी की. केजरीवाल जी का पूरा गवर्नेंस मॉडल आज भी लोगों की नजरों में एक उम्मीद है.
और पिछले 10 साल में हो सकता है कहीं किसी वजह से किसी की नाली टूटी हो, उसको लग रहा हो यार ये नाली ठीक हो जानी चाहिए थी, पर आज उसको ये भरोसा है कि केजरीवाल जी को जो कहते हैं वो कर देते हैं, या केजरीवाल जी जो कहते हैं वो कर देते हैं। तो भरोसा भी केजरीवाल जी पे है। जैसे मैं गलियों में जाता हूँ, सीवेज पिछले कुछ दिनों में एक प्रॉब्लम हुई, कहीं सीवेज में एक गली में गया, वहां पे सीवर ओवरफ्लो हो रहा था। बोला भैया देखो ये सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा। एक महिला बहुत नाराज थी। मैंने कहा बहन आप चिंता मत करो, मैं ठीक कराऊंगा इसको। मैंने नोट किया सर। बोली नहीं नहीं, मैंने कहा लेकिन वोट तो दे देना। नहीं, बोली वोट तो आपको ही देते हैं क्योंकि भरोसा आप पे ही है। तो भरोसा हम पे ही है। एंटी इनकम्बेंसी का कोई ऐसा फैक्टर, कहीं कोई छोटी मोटी किसी की नाराजगी होगी वो होगी, लेकिन उसके बावजूद उसका भरोसा है कि मेरी नाराजगी या मेरी परेशानी की जो वजह है उसको केजरीवाल ही ठीक करेंगे। और लोगों को ओवरऑल जो भरोसा है कि यार अरविंद केजरीवाल जी की पूरी ये टीम पढ़े लिखे लोगों की, प्रोफेशनल्स की टीम है। एक तरफ गाली गलौज करने वाले गुंडे लोग जिनका काम है मकान कब्जा करना, जिनका काम है मतलब जगह जगह सरकारी जमीन पे कब्जा करके प्लॉट बना देना, फ्लैट बना देना, उनकी जगह हम स्कूल बनाने वालों को चुने ना, अस्पताल बनाने वालों को चुने ना, नौकरियां देने वालों को चुने ना। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये कॉन्फिडेंस जो है वो एंटी इनकम्बेंसी जो छोटी मोटी कहीं होगी उसके ऊपर ओवर एंड अबाव कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त है केजरीवाल जी के ऊपर। तो आप ये कहना चाहते हैं कि केजरीवाल की गारंटी एंटी इनकम्बेंसी को शायद इस बारी हिला के पॉलिटिकल गुरुज को भी ये कह सकेगी कि शायद एंटी इनकम्बेंसी गारंटी से ऊपर नहीं करोगे चलेगी। जनता के लिए तो फिर एंटी इनकम्बेंसी में अगर थोड़ी बहुत कोई नाराजगी भी होती है तो जनता फिर उस पर भरोसा करती है कि हमारी नाराजगी की जो वजह है इसका समाधान तो यही आदमी कर सकता है। हम इससे थोड़ा बहुत कोई नाराज होंगे किसी नाली सड़क को लेके, लेकिन हमें पता है कि ठीक तो यही करेंगे, दूसरे वाले तो इसको और बुरा बना देंगे। अच्छा, आप कुछ देखिए कहें? दिल्ली में ना एक बहुत यूनिक चीज़ है दिल्ली में देश भर से लोग आते हैं। तो जो दिल्ली में लोग रहते हैं उनके रिश्तेदार यूपी में भी हैं, उनके रिश्तेदार हरियाणा में भी हैं, राजस्थान में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, बिहार में भी हैं। बिल्कुल। तो उनको पता है कि जब यूपी के सीएम आते हैं और दिल्ली में सरकार कैसे चलनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलना चाहिए, जब वो भाषण देते हैं और जब यूपी के रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं और 6-6 घंटे के पावर कट लगे होते हैं यूपी में, उनको भी पता है इस भाषण का कोई मतलब नहीं है। जो हरियाणा के लोग दिल्ली में रहते हैं, जब वहाँ के सीएम दिल्ली आते हैं और बताते हैं जी स्कूल अच्छे होने चाहिए और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने स्कूल बर्बाद कर दिए, और जब लोग हरियाणा के रिश्तेदारों को कॉल करते हैं और 3 टप्पर में वहाँ पे स्कूल चल रहा है, टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, उनको पता है हरियाणा के उस सीएम के भाषण का कोई मतलब नहीं है। तो दिल्ली के लोग भी बेवकूफ़ नहीं हैं, उनको पता है बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, कहीं पर 24 घंटे बिजली नहीं आती, कहीं पर सस्ती बिजली नहीं मिलती, कहीं पे फ्री इलाज नहीं होता। आप बीजेपी वाले हम पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जिन्होंने आयुष्मान भारत नहीं इम्प्लीमेंट किया, ठीक है जी, ये हम पे एक बहुत बड़ा आरोप है। प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, अमित शाह दिल्ली और वेस्ट बंगाल दो राज्य वो कहते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप ना टीवी कैमराज आपके यहाँ पे लगे हुए हैं, LNJP हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर नहीं है, दिल्ली सरकार का एक बड़ा अस्पताल है, उसके बगल में एक GTB हॉस्पिटल है, वो भी बड़ा अस्पताल है। बिल्कुल। 60% पेशेंट जो दिल्ली सरकार के अस्पतालों में एडमिशन लेते हैं वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से आते हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जहां पे आयुष्मान भारत लागू है। इसका मतलब वहां के रहने वालों को भी अपने बीजेपी के हेल्थ मॉडल पे कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको भी केजरीवाल के मॉडल पे कॉन्फिडेंस है। जब आप हेल्थ और एजुकेशन और इन सब की बात करते हैं, CAG की रिपोर्ट का एक मुद्दा वापस से उठा है। कल प्राइम मिनिस्टर ने अपनी रैली में फिर कहा कि ये पार्टी, आम आदमी पार्टी, CAG की रिपोर्ट पे जवाब नहीं देती। हेल्थ घोटाला, स्कूल घोटाला, लिकर स्कैम प्लस आपका शीश महल स्कैम जिसको वो फ्लैग कर रहे हैं, उस पे क्या कहना है कि CAG की रिपोर्ट पे आपका क्या व्यू है? CAG की रिपोर्ट हमने भेजी है, हमने विधानसभा भेजी है। देखिए आपने दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को 6 महीने जेल में रख लिया, फिर आप कहते हैं जी चीफ मिनिस्टर ने रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी आगे। भाई अब आपने CM को गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है, वो कैसे वहां से रिपोर्ट आगे भेजेंगे। तो बिल्कुल जब अरविंद जी बाहर आए उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, मैं चीफ मिनिस्टर बनी, बिल्कुल वो रिपोर्ट्स हमने दिल्ली विधानसभा में भेजी हैं। अब वो लेकिन एंड ऑफ द टेन्योर हमारा आ गया, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आचार संहिता लगी हुई है तो अब तो विधानसभा का सत्र नहीं हो सकता, लोग अपना प्रचार करेंगे या विधानसभा में आएंगे। तो बीजेपी ने भी इसे बहुत मुद्दा बनाने की कोशिश करी, वो कोर्ट तक भी चले गए, बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कोर्ट ने भी उनको सुनने से इनकार कर दिया।
क्योंकि रिपोर्ट्स विधानसभा में चली गई हैं, जब अगला सत्र होगा पेश होंगी और प्रधानमंत्री जी इस बात पे भी जवाब दे दें कि जो सीएजी रिपोर्ट ने कहा था कि द्वारका एक्सप्रेसवे 250 गुना ज़्यादा दाम पे बना, बिल्कुल, या हेल्थ मिनिस्टर इस बात पे जवाब दे दें कि आयुष्मान भारत में लाखों मृत लोग अपना इलाज कैसे करवा रहे हैं, या हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले ही किसी का इलाज कैसे हो गया, या 40-40 साल के लोग पीडियाट्रिक सर्जरी कैसे करवा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए सब अपने गिरेबान में झांक के देखें, उन्होंने जो देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि अब 24/7 मीडिया है और सोशल मीडिया है, कोई बात किसी से छुपी नहीं है। हम एक फेसबुक लाइव कर देते हैं अपने स्कूल से, बिल्कुल, हम एक फेसबुक लाइव कर देते हैं पंजाब के स्कूल से जहाँ पे भी हमारी पार्टी की सरकार है, और ये भी अपने अपने एरिया के स्कूल्स और हॉस्पिटल से फेसबुक लाइव कर दें। तो आप चाहते हैं कि सब मैदान में उतरे और दिखाएं अपनी फैसिलिटीज? बिल्कुल दिखाएं, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीएजी रिपोर्ट में, जो सीएजी रिपोर्ट पब्लिक में है उसके बारे में तो बोल नहीं रहे, जो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा एक फसाद खड़ा कर रखा है, आयुष्मान भारत के नाम पे बहुत बड़ा झूठ खड़ा कर रखा है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की खामियां गिना रही है, वो पब्लिक डोमेन में संसद में आ चुकी है रिपोर्ट, उन पे नहीं बोल रहे। एक सीएजी रिपोर्ट जो आई नहीं है अभी, जो अभी हाउस में टेबल नहीं हुई, वो उसके बारे में कुछ बीजेपी उल्टा लिख के सीधा लिख के प्रचार कर रही है कि उसमें ये लिखा हुआ है, जैसे इन्होंने लिखी हो, सीएजी वालों ने नहीं लिखी हो, उसकी चिंता कर रहे हैं। जो रिपोर्ट आ चुकी तो आपका कहना है कि जब रिपोर्ट पब्लिक में ही नहीं है तो उसके बारे में बात कैसे कर सकते हैं? अब अगला मुद्दा जो कि बहुत बड़ा मुद्दा पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है, यमुना के पानी पे, यमुना के पानी में हरियाणा ने टॉक्सिक एलिमेंट्स रिलीज करे, ऐसा आम आदमी पार्टी का क्लेम है। आम आदमी पार्टी इसको लेके इलेक्शन कमीशन तक गई। इलेक्शन कमीशन का जवाब ये है कि आम आदमी पार्टी के पास ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ ही नहीं है जो ये कह सके कि हाँ, कि यमुना का पानी में हरियाणा जानबूझ के टॉक्सिक एलिमेंट्स रिलीज कर रहा है। आपका क्या कहना है इस पे? मुझे लगता है इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी ज्यादा अच्छे से बताएंगी क्योंकि इन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी 4 बार बात की और जब नहीं हुई तो फिर पब्लिक डोमेन में गई। जी, चिट्ठियां भी लिखी गई कहीं। देखिए, हमें इसको समझना पड़ेगा कि दिल्ली में जो पानी आता है वो यमुना से आता है, दिल्ली में यमुना हरियाणा से आ रही है। बिल्कुल। फिर जो पानी आता है उसको हम, जो यमुना में पानी आता है उसको हम अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में ट्रीट करते हैं और फिर दिल्ली में अलग अलग जगह लोगों के घरों में जाता है। अब जो पानी हरियाणा से आता है उसमें एक एलिमेंट होता है, एक पोल्यूटेंट होता है, अमोनिया। जब ये अमोनिया 1 ppm के लेवल तक होता है तो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट करके वो पानी आगे पोर्टेबल हो जाता है, हम भेज देते हैं। जब ये 2 हो जाता है, 3 हो जाता है तो उसको ट्रीट करना भी मुश्किल होता है। पिछले 2 हफ्ते से 2 और 3 लेवल अमोनिया तो छोड़िए, वो तो पिछले कई सालों में भी कई बारी हुआ है। पहले अमोनिया का लेवल 4 पहुंचा, 4.5, 5, 5.5, 6, 7 ppm अमोनिया तक 3 दिन पहले तक यमुना के पानी में आ रहा था। अब वो अमोनिया खुद तो पैदा नहीं हो गया ना, बिल्कुल ठीक है, वो कहीं से तो यमुना नदी में आया है, कहाँ से आया? से आ सकता है, बहुत जगहों से आ सकता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर वो दिल्ली के एंट्री पॉइंट पर आ रहा है 7 ppm पानी, तो वो हरियाणा की फैक्ट्री से आ रहा है ना, नंबर 1। नंबर 2, हमने जिस दिन से ये मुद्दा पब्लिक डोमेन में उठाया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हम इलेक्शन कमीशन पे गए, अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार अपने भाषण में दिया, ये अमोनिया कम कैसे होना शुरू हो गया। आज वो अमोनिया का लेवल 7 से गिरकर 3 पर पहुंच गया है। दैट मीन्स उनके ही कंट्रोल में था ना, जैसे उन्होंने अपने आप बढ़ाया उन्होंने अपने आप घटा भी दिया। तो ऐसा क्या प्रूफ है जिससे कि आप कह सकते हैं? इसमें प्रूफ नहीं है, इसमें तो प्रूफ है, दिल्ली जल बोर्ड का डेटा बता रहा है, पीपीएम लेवल है, पीपीएम लेवल है, उसका डेली रिकॉर्डिंग होता है। अगर पीपीएम लेवल 3 ppm के ऊपर चला जाता है, 3 ppm तक तो आप एक्स्ट्रा पानी डाल के उसे डाइल्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल। उसके ऊपर जाता है, हम वो पानी अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी नहीं भेजते। क्यों? क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जब इतना हाई अमोनिया क्लोरीन से मिक्स हो जाता है तो वो फेटल हो जाता है। सेकंड, हम बिना ट्रीट किए भेज दें, अमोनिया एक न्यूरोटॉक्सिन होता है, वो ब्रेन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। बिना ट्रीट करे तो भेज ही नहीं सकते। बिना ट्रीट किए आप उसे भेज नहीं सकते हैं, ट्रीट करने के बाद वो जहर हो जाएगा। तो क्या करेंगे दिल्ली के लोग? या तो वो पानी पिएंगे नहीं या उन्हें हम जहरीला पानी भेजें।
और ये बात कि जब हमने इस मुद्दे को उठाया उसके 3 दिन के अंदर कैसे ठीक हो गया। तो आपका ये मानना है कि मुद्दे को उठाने के बाद ही अब बीजेपी इस पे हरकत पे आई और उन्होंने कहा कि हमारे वोट शायद खराब हो सके, तो इस चक्कर देखिए उनकी ये साजिश थी कि या तो जहरीला पानी दें, लोग बीमार हों, उसका असर हो, या अगर वो जहरीला पानी दें और हम उस पानी को रोकें और लोगों को पानी ना मिले, उससे वो हमसे नाराज हो, त्राही मचेगी। और चुनाव से 1 हफ्ते पहले अगर लोगों के घरों में खराब पानी आ रहा है या अगर लोगों के घर में पानी ही नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली ये इलेक्शन के माहौल को खराब करने की कोशिश है। देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहती हूँ, आपको चुनाव लड़ना है, आप मुद्दों पे लड़ो, आप हमसे आमने सामने आके लड़ो, आप अपने काम बताओ, हम अपने काम बताएंगे, लोगों को डिसाइड करने दीजिए ना। इतना नीचे आप गिर जाएंगे। इस चुनाव में जितनी नीचता हुई है, मैंने आज तक, हमें भी 10 साल हो गए, 10-12 साल हो गए राजनीति में, इलेक्शंस देख रहा हम कब, और सर तो जर्नलिस्ट थे, वो तो कब से इलेक्शंस देख रहे हैं, इतनी नीचता मैंने आज तक कभी नहीं देखी। रोज गालियां मेरे खिलाफ रमेश मिधुड़ी जी लड़ रहे हैं। 3 दिन पहले मुझे एक मंदिर में मिल गए, वहां पे कीर्तन चल रहा था। बिल्कुल, कीर्तन में लोग आते हैं, माइक पकड़ते हैं, माता रानी का आशीर्वाद मांगते हैं। मैं सामने बैठी थी, उन्होंने वहां से मंदिर के अंदर माइक खड़े पकड़ के बोला कि ये आतंकवादी है, कि ये उग्रवादी है, कि ये महिला राक्षसी है। अब आप मुझे बताइए, ये है क्या चुनावी मुद्दे इस देश के? तो आप कहना चाहती है चुनावी मुद्दे डिसाइड होने चाहिए और उस पे अपनी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट कार्ड दिखाएं तो बात करें। बिल्कुल ठीक बात है। जहां परफॉर्मेंस की बात आती है वहां एक और मुद्दा जो कि फ्रीबीज का है। इस बार ये देखने को मिल रहा है कि तीनों पार्टी के मैनिफेस्टो सामने हैं, तीनों पार्टी विमेन वोटर्स को वू करने के लिए निकली हैं। कोई 2100 रुपए की राशि देने को तैयार है, कोई 2500 रुपए की राशि देने को तैयार है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन को राशि देने को तैयार है, कोई स्टूडेंट्स को राशि देने को तैयार है। क्या फ्रीबीज इतना दे पाना दिल्ली के फाइनेंसेस को सूट करता है? आप तो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं दोनों, ये सिटिंग है, आप फॉर्मर रहे हैं। क्या दिल्ली के फाइनेंसेस को ये सूट करता है? कैसे फंडिंग करेंगे? देखिए टैक्स, पहले मैं इसी का आंसर कर देता हूं। पूरे देश में बजट जो बनता है और जो सरकारें चलती हैं उसमें बेईमानी की बात होती है कि भाई बेईमानी हो रही है या कोई करप्शन की बात होती है, तो आमतौर पे चर्चा होती है टैक्स खर्च करने में कि साहब 100 करोड़ की सड़क बननी थी, पुल बनना था या कोई प्रोजेक्ट बनना था, उसमें 1% करप्शन हो गया, 10% हो गया, 100% हो गया। टैक्स पेयर के पैसे को खर्च करने में करप्शन की बात होती है, लेकिन टैक्स पेयर का पैसा टैक्स में आ जाए, इसमें भी बहुत बड़ा करप्शन होता है। आदमी कंज्यूम करता है, एक पानी का गिलास खरीद के लाता है, एक किताब खरीद के लाता है, जो भी कपड़े खरीद के लाता है, टैक्स पे करके आता है। बिल्कुल। वो पैसा सरकार की किटी तक पहुंच जाए, उसमें चोरी ना हो, वो भी एक बहुत बड़ी ईमानदारी की बात है। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल जी क्योंकि खुद टैक्स ऑफिसर रहे हैं, उनके पास एक ईमानदार लोगों की टीम है, पढ़े लिखे लोगों की टीम है, तो सारी चीज़ों को स्टडी करके 2015 में जब हमने काम करना शुरू किया था, हमारे पास 30,000 करोड़ का बजट था और उससे पहले 4-5 सालों में देखोगे तो वो 1,000 करोड़ रुपए हर साल का बजट बढ़ता था। 2015 से 2020 तक पहुंचते पहुंचते 30,000 करोड़ का बजट एकदम 60,000 करोड़ का हो गया। हमने टैक्स के रेट्स कम किए, जब वैट था, वैट रिजीम में हमने टैक्स के रेट्स जबरदस्त कम किए, 14%, 13% से उठा के 5% कर दिए, जिससे टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन कम हुआ और उसने टैक्स देने में अपनी आसानी समझी, शान समझी। सरकार को ज्यादा पैसा मिला, उसको ईमानदारी से इकट्ठा किया, इससे सरकार के पास पैसा ज्यादा आया। तो पहले 5 साल में ही 30,000 करोड़ से बजट होके 60,000 करोड़ रुपए हो गया। ये सरकार के इनोवेटिव आइडियाज, जिसमें 12% टैक्स को कम करके, क्योंकि आपका तो बिजनेस चैनल है, हमेशा ये बात होती है टैक्स के बारे में, और मैं जीएसटी की मीटिंग्स में भी बहुत बार बोलता रहा हूं कि लोअर द टैक्स रेट्स मोर द कंप्लायंस। आप टैक्स रेट्स कम करते जाइए, जनता आराम से टैक्स देना चाहती है। आप हाइपोथेटिक टैक्स रेट्स लगाते हैं तो जनता भी सोचती है यार थोड़ा बहुत बच जाए तो बच ही जाए। तो जब हमने टैक्स रेट्स दिल्ली में कम किए वैट के रिजीम में, तो खूब पैसा आया और जम के पैसा आया। तो आज भी जब हम बात करते हैं कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, तो हम तो उसी कॉन्फिडेंस पे कहते हैं कि साहब जनता पैसा देने में कोई कंजूसी नहीं करती है। टैक्स का पैसा इकट्ठा करने में चोरी होती है, उसको खर्च करने में चोरी होती है। हमने दोनों जगह की चोरी रोक के उसको जनता के ऊपर खर्च किया। तो एक सेकंड, सरकार के पास तो पैसा होता है, अब सरकारों को तय करना होता है कि उसको खर्च कहां करना है, बिल्कुल। आम जनता के ऊपर
या अपने चंद दोस्तों के ऊपर 46,000 करोड़ रुपए का किसी का लोन माफ करना, या 40,000 करोड़ का, या 10 साल में, शायद एक सर ने भी पीसी की थी, पिछले 10 साल में 10 लाख करोड़ के लोन माफ किए हैं इन्होंने। छोटी रकम नहीं है। हमने 400 करोड़ रुपए में महिलाओं को बस फ्री कर दी, हमने 1,000-1,500 करोड़ रुपए में पूरी दिल्ली के लिए बिजली फ्री कर दी। वो ज्यादा अच्छा मॉडल। सरकार के पास पैसा होगा तो सरकार खर्च तो करेगी, उसको सरकार जेब में डाल के नहीं रखेगी, लेकिन वो आम जनता पे खर्च किया जाए जिससे कि जनता सुख से जिए, या चंद दोस्तों को दे दिया जाए, पहले उनको लोन दिलाए जाए, फिर उनके लोन माफ कर दिए जाएं और सरकार अपनी किटी से उस पैसे से लोन पे करे उसको। 2 मॉडल हैं। इन दोनों मॉडल के बीच में दिल्ली में एक मॉडल ये है कि जनता के ऊपर उस पैसे को खर्च किया जाए, जनता भी खुश रहती है, जनता भी फ्लरिश करती है, सरकार भी फ्लरिश करती है। इस मैनिफेस्टो में आपने बहुत सारी नई स्कीम्स भी लेके आए, चाहे वो पुजारियों के लिए स्कीम हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए मेट्रो में फ्री राइड की स्कीम हो, और भी बहुत चीज़ें हैं। क्या बजट तो आप लोगों को पहले ही पता है कि सरकार, दिल्ली सरकार के पास इतना पैसा है और इतना हम और पैसा जुटा सकते हैं? क्या आपने ऐसी कोई मैथ्स करी है कि हाँ, ये जितनी स्कीम्स हमने डिजाइन करी है मैनिफेस्टो में, इनको हम आसानी से फंडिंग कर पाएंगे? बिल्कुल 100%। कितना पैसा चाहिएगा? देखिए, आप हमने 2100 का फिगर क्यों दिया? हमने 2100 का फिगर क्यों दिया? क्योंकि हम कैलकुलेशन करके आए हैं कि हमें 2100 रुपए की राशि अगर महिलाओं को देनी है तो उसका हम अपना बजट कितने साल में, कितने हमें बजट की रिक्वायरमेंट होगी। जिसको सरकार नहीं बनानी, वो तो कुछ भी प्रॉमिस कर सकता है। वो तो कहेगा 2100 रुपए क्या, मैं 21,000 करोड़ रुपए दे दूंगा। ये स्कीम तो आपको पिछले, आप ऑलरेडी अपने बजट में अनाउंस कर चुकी थी। बिल्कुल, और उसके लिए हमने अपने बजट में पर्याप्त पैसा रखा भी हुआ था। वो तो बीच में कई महीने का डिस्टर्बेंस आ गया जब हमारे चीफ मिनिस्टर, तब सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में थे, तो जब तक इम्प्लीमेंट हुई तो जो पहली किश्त है वो जा नहीं सकी चुनाव आचार संहिता लगने से पहले, लेकिन पहली किश्त बिल्कुल जाएगी, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से पहले जाएगी। देखिए, दिल्ली देश की इकलौती ऐसी सरकार है जो बिजली फ्री, पानी फ्री, बस यात्रा फ्री, अच्छी एजुकेशन फ्री, हेल्थ केयर फ्री देने के बावजूद भी सरप्लस में चलती है। देश में कोई और ऐसी सरकार नहीं है जो सरप्लस में चलती है। बाकी सारी सरकारें घाटे में चलती हैं, डेफिसिट में चलती हैं। तो ये तो आप मानेंगे ना कि हमें सरकार चलानी आती है, हमें ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट करना आता है। नहीं, सरकार तो चला रहे हैं। ईमानदारी से उसको जनता पे खर्च करना आता है, और सिर्फ ईमानदारी से नहीं, एफिशिएंटली उसको जनता पे खर्च करना आता है। जहां तक जनता की बात है, दिल्ली में मिडिल क्लास बहुत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोअर क्लास ही एक जो बहुत सारे अलग अलग राज्यों से यहाँ काम करने के लिए, कमाने के लिए, अपने घर परिवार को असिस्ट करने के लिए आता है। मिडिल क्लास भी बहुत आता है। जैसा आपने खुद कहा कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ आस पड़ोस के राज्यों से बहुत इन्फ्लक्स है, लोग आके रह रहे हैं सालों से और अब यहीं के वोटर्स बन गए। मिडिल क्लास के लिए क्या है, ना तो उन्हें कोई ऐसी फ्रीबीज मिल पाती क्योंकि भाई उनका उतना स्टैचर है कि वो उसमें क्वालिफाई नहीं करते कि एक मिनिमम, कि आपकी मिनिमम कोई और इनकम नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, बहुत सारे और काम करने वाले बिजनेस क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। उनके लिए क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़रूरी एक चीज़ है, चाहे वो मिडिल क्लास का व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, आज दिल्ली में जो 24 घंटे बिजली आती है वो कहीं नहीं आती है। दिल्ली के जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, उनके दोस्त गुड़गांव में भी रहते हैं, गाजियाबाद में भी रहते हैं, ग्रेटर नोएडा में भी रहते हैं, फरीदाबाद में भी रहते हैं। उनको पता है जब दिल्ली में इस बार गर्मी पड़ी थी, गुड़गांव के सबसे महंगे महंगे अपार्टमेंट्स जहाँ पे लाख लाख रुपए लोग मेंटेनेंस देते हैं हर महीने, उनके भी सारे पावर बैकअप फेल हो गए थे क्योंकि हरियाणा सरकार बिजली नहीं दे पाई थी। लेकिन दिल्ली में 8,500 मेगावाट पीक डिमांड होने के बावजूद भी 1 मिनट की लोड शेडिंग नहीं हुई थी दिल्ली में। तो ये तो दिल्ली का मिडिल क्लास का व्यक्ति भी जानता है। 10 साल पहले तक एक सर्वे आया था, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, कि इंटरनेशनल सर्वे होता है कि कौन सा शहर कितना कंजेस्टेड है, कितना ट्रैफिक की स्पीड है। 10 साल पहले तक दिल्ली यूज्ड टू बी द 4th मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड, यानी 4th स्लोएस्ट ट्रैफिक दिल्ली में होता था। बिल्कुल।
पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में 38 फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, एलिवेटेड रोड्स बनाए हैं। 2024 में 4th मोस्ट कंजेस्टेड से 44th मोस्ट कंजेस्टेड पे दिल्ली आ गया है। तो जब कोई मिडिल क्लास का व्यक्ति गाड़ी चलाता है, उनको भी पता है कि बेंगलोर में जब लोग गाड़ी चलाते हैं 4-4 घंटे के जाम में फंसते हैं। बॉम्बे में जब गाड़ी चलाते हैं 2-2, 3-3 घंटे के जाम में फंसते हैं। दिल्ली का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 10 साल में जितना डेवलप हुआ है शायद किसी शहर का नहीं हुआ। आप दिल्ली मेट्रो की बात करिए, मेट्रो किसी भी राज्य में आधा पैसा केंद्र सरकार देती है, आधा पैसा राज्य सरकार देती है। तो मेट्रो की स्पीड और डेवलपमेंट इस बात पे डिपेंड करती है। ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा होता है, स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करती है उसके अनुसार मेट्रो की स्पीड होती है। अभी कुछ दिन पहले हमने फेज 4 मेट्रो का फाउंडेशन स्टोन रखा था। पीएम भी थे, मैं भी थी उस फंक्शन में जी। प्रधानमंत्री जी ने स्टेज से कहा कि मैंने 10 साल में पूरे देश में 1000 किलोमीटर मेट्रो की लाइन बनवाई है। उसमें से 450 किलोमीटर दिल्ली में बनी है। क्यों? क्योंकि 7,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिल्ली सरकार ने किया है। आज दिल्ली में सबसे मॉडर्न बस फ्लीट है। दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक बसेस की फ्लीट बिल्कुल। यूरोप, चाइना, कनाडा में नहीं है, दिल्ली में है। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल में दिल्ली के हर सेगमेंट को केटर किया है, चाहे वो गरीब हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो। बस ये बात है कि हमारे उद्योगपति दोस्त नहीं है जिनको हम लाखों करोड़ का मुनाफा नहीं देते। 400 बाकी नहीं, ज्यादा भी नहीं। कुल मिला के वो 300-400 जो बड़े उद्योगपति दोस्त हैं उनका मॉडल है कि सारा पैसा उन पे लुटाओ। अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है कि भाई दिल्ली में लाजपत नगर में बैठा हुआ एक आदमी जो एक अच्छी दुकान चलाता है, अच्छा शोरूम चलाता है, उसका घर है वहाँ पे या और किसी कॉलोनी में, वहाँ बैठा हुआ आदमी उसको 24 घंटे बिजली मिल जाए। और कल बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट के साथ लाजपत नगर में ही घूम रहा था, तो वहाँ वो इंटरव्यू ले रहे थे जो भी जनता मिल रही थी, तो ऑब्वियसली मेरे सामने जो लोग मिल रहे हैं वो बताएंगे लाजपत नगर के कि भाई हम आपको ही वोट करेंगे। तो उन्होंने पूछा जर्नलिस्ट ने, भाई क्यों आप इनको वोट करोगे? बोले जी इन्होंने स्कूल अच्छे कर दिए। बोले आपके बच्चे तो पढ़ते नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं आपके बच्चे, तो इन्होंने सरकारी स्कूल अच्छे किए हैं। तो उन्होंने बोला नहीं हमारे बच्चों की फीस इन्होंने कम करवा रखी है, हमारे बच्चों की फीस नहीं बढ़ी इनके चक्कर में। बोले कि गुड़गांव और नोएडा में जो स्कूल हैं उसी चेन के 2-2, 3-3 गुनी ज़्यादा फीस है वहाँ। दिल्ली में फीस कंट्रोल में करके रखी हुई है काफ़ी हद तक। एक फिर उन्होंने कहा, और दूसरी बात, ऐसे ही 10-15 लोग मिले और सबने एजुकेशन की बात की और सब ऐसे ही थे वहाँ, तो उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और रिपोर्टर ने बार बार पूछा कि भाई आप क्यों, आपके बच्चे तो पढ़ते नहीं? तो एक ने कहा मेरी मेड के तो बच्चे पढ़ते हैं, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी क्या? तो ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास स्वार्थी है कि मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। उसको पता है कि मुझे क्या मिला है और उसको पता है कि उसके शहर को क्या मिला है। अपने शहर से, अपने देश से सब लोग प्यार करते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला, बहुत सारी ऐसी अनइंटेंडेड चीजें मिली हैं जो शायद मिडिल क्लास सामने से देख नहीं पा रहा है। नहीं, उसको पता है मिडिल क्लास को, जिसके हम बात कर रहे हैं, उसको पता है कि उसके घर में इन्वर्टर होता था पहले, आज इन्वर्टर खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, यही भी मैंने किसी मिडिल क्लास फैमिली में ही सुना। उनके रिलेटिव्स रहते हैं गुड़गांव की एक पॉश कॉलोनी में, परसों की बात है ये। मुझे उन्होंने कहा कि साहब हमारे रिलेटिव वहाँ रहते हैं, उनका ये कहना है कि उस पॉश कॉलोनी में 5-5, 6-6 घंटे के पावर कट हैं, बिना इन्वर्टर के गुड़गांव में जिंदगी संभव नहीं है। दिल्ली में कोठी में बैठे हो, फ्लैट्स में बैठे हो या झुग्गी में रहते हो, आपको इन्वर्टर की जरूरत ही नहीं है आज। ये एक ओवरऑल चेंज जो दिल्ली में आया है, ये बहुत बड़ी चीज है। जहां तक बात करते हैं एक मिडिल क्लास की, दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट वोटर्स बहुत हैं और 8th पे कमीशन की अनाउंसमेंट ऐसे समय पे आना, आपको क्या लगता है कितने वोटों पे इम्पैक्ट होगा? क्योंकि नई दिल्ली का इलाका हो, चाहे कोई दिल्ली का ऐसा इलाका नहीं है जहां सरकारी अफसर नहीं रह रहा हो या सरकारी कर्मचारी ना रह रहा हो, और 8th पे कमीशन को लेके उनके व्यूज बड़े स्ट्रांग हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसे लगता है कि उन वोट्स को कैसे कैप्चर करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि मेरा ऐसा अपना अंडरस्टैंडिंग है, खुद चुनाव लड़ने के बाद भी और इतने सालों से चुनाव देखने के बाद भी, वोटर को ना बहलाना बहुत मुश्किल होता है। पॉलिटिशियंस अगर सोचें कि वो किसी को बेवकूफ़ बना लेंगे कुछ वन टाइम प्रॉमिस करके, जनता बहुत समझदार होती है। वो हर पार्टी का, हर नेता का सिर्फ आखिरी 1 महीने का काम नहीं देख रही है, वो उनको 5 साल तक देख रही है।
वो उनके काम को दिल्ली में भी देख रही है, दिल्ली के बाहर भी देख रही है। तो जो लोग अपना असेसमेंट करते हैं वो एक अनाउंसमेंट के आधार पे नहीं करते हैं, वो और जो मनीष जी ने अभी बात कही ना, सिर्फ अपने पर्सनल फायदे के लिए नहीं, वो देश के हित को भी देख के करते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं और बहुत समझदारी से अपना वोट डालेंगे। जहाँ तक रही बात वोट डालने की, आपने भी कुछ असेसमेंट करा होगा कि कितनी सीट इस बारी हम ला पाएंगे। क्या हम उस बम्पर चुनाव की जो पिछली 2 बारी आपको ब्लेसिंग मिली दिल्ली की कि 60 से भी प्लस, आपने कहा कि नहीं हम अच्छी खासी सीट, क्या मेजॉरिटी को भी ओवर पास करके चल रहे हैं, क्या असेसमेंट है? ओवरऑल फीलिंग चारों तरफ से अभी यही मिल रही है सुनने को कि दिल्ली में तो जी केजरीवाल की सरकार बन रही है। हर तरफ बस स्टॉप पे बैठ जाओ, बसों में चले जाओ, झुग्गियों में चले जाओ, पार्कों में चले जाओ, बड़े बड़े उसमें हर जगह नहीं, सरकार तो जी आपकी बन रही है। इवन जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, अब तो पहचानते हैं, हम लोग भी बात होती है उनसे, बोले जी हम बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन सरकार आपकी बन रही है, 2-4 सीटें आपकी कम हो रही हैं। वो इसमें भी खुश हैं कि जी 2-4 सीटें कम हो रही हैं, पर सरकार तो बन रही है। फील यही समझ में आता है कि किसी भी चुनाव में फिर जनता के ऊपर है कि जनता बम्पर पे कितना देती है। बिल्कुल, एक पूर्ण कंफर्टेबल बहुमत की सरकार अभी बन रही है और केजरीवाल जी के भरोसे में बन रही है। इतना मैं कह सकता हूँ। कितनी सीटें हैं ये तो फिर जनता जब देती है तो छप्पड़ फाड़ के देना जानती है। तो आप कहना चाहते हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ जरूर आम आदमी पार्टी फिर आएगी, पर देखते हैं 8 तारीख को क्या नतीजे रहते हैं। जैसा आपने सुना कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम काम के नतीजों पे वोट मांगना चाहते हैं, गाली गलौज की सरकार से थोड़ा सा पूछना चाहते हैं कि आप भी अपने काम दिखाएं और हमें भी अपने काम दिखाने का मौका दें। शायद वो एक डिसीजन मेकिंग एलिमेंट होना चाहिए जनता के लिए, दिल्लीइट्स के लिए। और सबसे बड़ी बात, क्या स्कूल, कॉलेज, इलेक्ट्रिसिटी, पानी मुद्दा हैं? बिल्कुल हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर मिडिल क्लास हो या सबसे रईस जो दिल्ली में रह रहा है। ये सब चीज़ें एक मुद्दा हैं जिस पे आम आदमी पार्टी कह रही है कि हाँ वो इस बारी चुनाव फिर जीत के आएंगे। बाकी तो 8 फरवरी वर्डिक्ट, जिस दिन देखेंगे कि कौन कितनी सीटें लेके आता है। सो दैट्स इट, वी हैव मनीष सिसोदिया एंड CM Atishi talking to us. Let's see what Delhi votes for and who they vote for. Verdict will be clear on 8th of February. Thank you. We are joined by 2 senior leaders sitting CM Atishi and Manish Sisodia from Aam Aadmi Party. Very warm welcome to our show. To begin with, as we know, 5th February when Delhi goes out to vote, 8th February is the verdict. What do you think? BJP is also pulling up the fight, so is the Congress, and you also have seen the anti-incumbency, how it works in the political scenario. 10 years already people of Delhi have voted for you. How are you going to contest? It is a strong fight this time. That's what we understand from polls and what feelers we are getting from the field. See, this is this is a fight between 2 kinds of politics. On the one side, you have a certain set of educated people who have come into politics, educated professionals, honest people who have come into politics, who are asking for votes on the basis of the work that they have done. So be it water, electricity, education, healthcare. जब हम वोट मांगने जाते हैं, हम अपने काम के आधार पे वोट मांगने जाते हैं. ऑन दी अदर हैंड, एक दूसरी पार्टी है जो सुबह से लेकर रात तक गाली गलौज करने के अलावा कोई काम नहीं करती है. तो ये 2 मॉडल्स आज दिल्ली के लोगों के सामने हैं कि उन्हें काम पे वोट देना है या गाली गलौज पे वोट देना है. देखिए, हम तो अपने काम पे वोट मांग रहे हैं. बीजेपी वाले ये बता दें, अपने पूरे कैंपेन में वो एक बार भी अपने 10 साल के काम की बात नहीं करते हैं. नाउ दिल्ली इज अ हाफ स्टेट. इसमें आधी पावर हमारे पास है, आधी पावर बीजेपी के पास है. प्लस बीजेपी सेंटर में है, वो इतने स्टेट्स को इतना पैसा देती है, इतने प्रोजेक्ट्स करती है, लेकिन 10 साल में उन्होंने दिल्ली में एक भी काम नहीं किया. 10 साल के बाद प्रधानमंत्री आए और 3 कॉलेज का शिलान्यास करके गए.
शिलान्यास, फाउंडेशन स्टोन, नॉट इवन ओपनिंग द कॉलेजेस। मुझे लगता है शायद 10 साल के बाद, 2 चुनाव के बाद वो अब उन 3 कॉलेजेस का एक कमरे का उद्घाटन, हाँ एक कमरे का उद्घाटन करेंगे। आप कह रही हैं कि आपकी पार्टी काम के आधार पे वोट मांग रही है जी। वो ये नहीं कह रही कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो काम करके दिखा रहे हैं और उस पे वोट मांग रहे हैं, चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो एजुकेशन। और बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, वो हमें गाली करते हैं। वो सुबह से लेके शाम तक, आप टीवी ऑन करके देखिए, आप तो देखते ही होंगे, बीजेपी के दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, एक सुबह 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 5 बजे, राइट। उनकी 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, उनके अलग अलग नेता आते हैं। सुबह कहेंगे केजरीवाल की जैकेट ऐसी है, दोपहर को कहेंगे केजरीवाल का मफलर ऐसा है, केजरीवाल खांसी क्यों करता है, केजरीवाल ऐसे घर में क्यों रहता है, केजरीवाल ये खाना क्यों खाता है। ये उनका एजेंडा है। आपका क्या एजेंडा है सर? आपका क्या एजेंडा है? आपने तो हेल्थ को लेके भी काम करा, आपने कोविड में हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया, एजुकेशन का सारा मॉडल रिवैम्प आपने किया, आपका क्या एजेंडा है? नहीं, हमारा एजेंडा तो आम आदमी की जिंदगी है। एक आम आदमी अपनी मेहनत से जिंदगी जीता है, वो चाहे झुग्गी में रह रहा है या बड़ी बड़ी कोठरियों में रह रहा है, उसका एक ही ख्वाब है कि मैं मेहनत करूं तो सरकार मेरे जीने में मदद करे। एक बेसिक चीज है। उसके बच्चे अच्छे से स्कूल में पढ़ जाएं, उसको घर में कोई बीमार हो तो सरकार ये देख ले भाई इलाज मिल जाए उसको ठीक से। दूसरी तरफ वो चाहता है कि वो सिक्योर्ड रहे, उसकी महिलाएं सुरक्षित रहें घर की, वो कहीं उसके शोरूम खोल के बैठा हो तो उसके सामने गोलियां ना चलें। वो पर पुलिस तो दिल्ली सरकार के अंडर है। मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी सरकार से चाहता क्या है? वो चाहता है कि मुझे कुछ धमकियां ना मिलें, लोगों को पता चले भाई ये पैसा कमाने लगा है, इसका शोरूम अच्छा चल रहा है, तो कोई रैंसम की धमकियां ना भेजे। तो उसमें से आधा काम हमारे पास था, आधा भारतीय जनता पार्टी के पास था। हमने स्कूल अच्छे किए, हमने अस्पताल अच्छे किए, हमने बिजली 24 घंटे कर दी, हमने जो गरीब लोगों के लिए बिजली फ्री कर रखी है, हमने इतनी वेलफेयर स्कीम चलाई जो सक्सेसफुल चल रही हैं। इनके हिस्से एक ही काम था मेन, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना। 10 साल से उसमें बुरी तरह से फ्लॉप हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी हमने पुलिस व्यवस्था तो फ्लॉप कर दी, खूब गोलियां चल रही हैं, खूब रैंसम की धमकियां आ रही हैं, चेन स्नैचिंग और इन सब की तो बेइंतहा घटनाएं हो ही रही हैं। तो हमसे पुलिस तो संभली नहीं, अब हमें स्कूल दे दो संभालने के लिए। कैसे दे दें? मतलब जैसे पुलिस बर्बाद कर रखी है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद कर रखा है। अब ये कहती है कि भाई इस देश का गरीब, दिल्ली का गरीब से गरीब आदमी और मिडिल क्लास सारा आदमी, इवन अपर क्लास आदमी, सारा सिस्टम हमें उठा के दे दो ताकि हम उसको भी सत्यानाश करते हैं उसका। तो हमारा एजेंडा है कि हम उसको सत्यानाश नहीं होने देंगे। एंटी इनकम्बेंसी से कैसे फाइट करेंगे? क्योंकि ये एक मॉडल ऐसा है जो पॉलिटिक्स में अक्सर देखा गया है कि 2 बारी के बाद शायद थोड़ा सा रुझान बदलता है वोटर्स का भी। वोटर्स भी चाहते हैं कि कुछ चेंज हो, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। यही ताकत है केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी का पूरा गवर्नेंस मॉडल आज भी लोगों की नजरों में एक उम्मीद है। और पिछले 10 साल में हो सकता है कहीं किसी वजह से किसी की नाली टूटी हो, उसको लग रहा हो यार ये नाली ठीक हो जानी चाहिए थी, पर आज उसको ये भरोसा है कि केजरीवाल जी को जो कहते हैं वो कर देते हैं, या केजरीवाल जी जो कहते हैं वो कर देते हैं। तो भरोसा भी केजरीवाल जी पे है। जैसे मैं गलियों में जाता हूँ, सीवेज पिछले कुछ दिनों में एक प्रॉब्लम हुई, कहीं सीवेज में एक गली में गया, वहां पे सीवर ओवरफ्लो हो रहा था। बोला भैया देखो ये सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा। एक महिला बहुत नाराज थी। मैंने कहा बहन आप चिंता मत करो, मैं ठीक कराऊंगा इसको। मैंने नोट किया सारा। बोली नहीं नहीं। मैंने कहा लेकिन वोट तो दे देना। नहीं, बोली वोट तो आपको ही देते हैं क्योंकि भरोसा आप पे ही है। तो भरोसा हम पे ही है। एंटी इनकम्बेंसी का कोई ऐसा फैक्टर, कहीं कोई छोटी मोटी किसी की नाराजगी होगी वो होगी, लेकिन उसके बावजूद उसका भरोसा है कि मेरी नाराजगी या मेरी परेशानी की जो वजह है उसको केजरीवाल ही ठीक करेंगे। और लोगों को ओवरऑल जो भरोसा है कि यार अरविंद केजरीवाल जी की पूरी ये टीम पढ़े लिखे लोगों की, प्रोफेशनल्स की टीम है। एक तरफ गाली गलौज करने वाले गुंडे लोग जिनका काम है मकान कब्जा करना, जिनका काम है मतलब जगह जगह सरकारी जमीन पे कब्जा करके प्लॉट बना देना, फ्लैट बना देना, उनकी जगह हम स्कूल बनाने वालों को चुने ना, अस्पताल बनाने वालों को चुने ना, नौकरियां देने वालों को चुने ना। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये कॉन्फिडेंस जो है वो एंटी इनकम्बेंसी जो छोटी मोटी कहीं होगी उसके ऊपर ओवर एंड अबाव कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त है केजरीवाल जी के ऊपर। तो आप ये कहना चाहते हैं कि केजरीवाल की गारंटी एंटी इनकम्बेंसी को शायद इस बारी हिला के पॉलिटिकल गुरुज को भी ये कह सकेगी कि शायद एंटी इनकम्बेंसी गारंटी से काम ऊपर करोगे नहीं जनता के लिए, तो फिर एंटी इनकम्बेंसी में अगर थोड़ी बहुत कोई नाराजगी भी होती है तो जनता फिर उस पर भरोसा करती है कि हमारी नाराजगी की जो वजह है इसका समाधान तो यही आदमी कर सकता है। हम इससे थोड़ा बहुत कोई नाराज होंगे किसी नाली सड़क को लेके, लेकिन हमें पता है कि ठीक तो यही करेंगे, दूसरे वाले तो इसको और बुरा बना देंगे। अच्छा, आप देखिए दिल्ली में ना एक बहुत यूनिक चीज है दिल्ली में देश भर से लोग आते हैं, तो
जो दिल्ली में लोग रहते हैं उनके रिश्तेदार यूपी में भी हैं, उनके रिश्तेदार हरियाणा में भी हैं, राजस्थान में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, बिहार में भी हैं। बिल्कुल। तो उनको पता है कि जब यूपी के सीएम आते हैं और दिल्ली में सरकार कैसे चलनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलना चाहिए, जब वो भाषण देते हैं और जब यूपी के रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं और 6-6 घंटे के पावर कट लगे होते हैं यूपी में, उनको भी पता है इस भाषण का कोई मतलब नहीं है। जो हरियाणा के लोग दिल्ली में रहते हैं, जब वहाँ के सीएम दिल्ली आते हैं और बताते हैं जी स्कूल अच्छे होने चाहिए और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने स्कूल बर्बाद कर दिए, और जब लोग हरियाणा के रिश्तेदारों को कॉल करते हैं और 3 टप्पर में वहाँ पे स्कूल चल रहा है, टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, उनको पता है हरियाणा के उस सीएम के भाषण का कोई मतलब नहीं है। तो दिल्ली के लोग भी बेवकूफ़ नहीं हैं, उनको पता है बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, कहीं पर 24 घंटे बिजली नहीं आती, कहीं पर सस्ती बिजली नहीं मिलती, कहीं पर फ्री इलाज नहीं होता। आप बीजेपी वाले हम पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जी इन्होंने आयुष्मान भारत नहीं इम्प्लीमेंट किया, ठीक है जी, ये हम पे एक बहुत बड़ा आरोप है, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, अमित शाह दिल्ली और वेस्ट बंगाल दो राज्य वो कहते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप ना टीवी कैमराज आपके यहाँ पे लगे हुए हैं, LNJP हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर नहीं है, दिल्ली सरकार का एक बड़ा अस्पताल है, उसके बगल में एक GTB हॉस्पिटल है, वो भी बड़ा अस्पताल है। बिल्कुल। 60% पेशेंट जो दिल्ली सरकार के अस्पतालों में एडमिशन लेते हैं वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से आते हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जहां पे आयुष्मान भारत लागू है। इसका मतलब वहां के रहने वालों को भी अपने बीजेपी के हेल्थ मॉडल पे कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको भी केजरीवाल के मॉडल पे कॉन्फिडेंस है। जब आप हेल्थ और एजुकेशन और इन सब की बात करते हैं, CAG की रिपोर्ट का एक मुद्दा वापस से उठा है। कल प्राइम मिनिस्टर ने अपनी रैली में फिर कहा कि ये पार्टी, आम आदमी पार्टी, CAG की रिपोर्ट पे जवाब नहीं देती। हेल्थ घोटाला, स्कूल घोटाला, लिकर स्कैम प्लस आपका शीश महल स्कैम जिसको वो फ्लैग कर रहे हैं, उस पे क्या कहना है कि CAG की रिपोर्ट पे आपका क्या व्यू है? CAG की रिपोर्ट हमने भेजी है, हमने विधानसभा भेजी है। देखिए आपने दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को 6 महीने जेल में रख लिया, फिर आप कहते हैं जी चीफ मिनिस्टर ने रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी आगे? भाई अब आपने CM को गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है, वो कैसे वहां से रिपोर्ट आगे भेजेंगे? तो बिल्कुल जब अरविंद जी बाहर आए उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, मैं चीफ मिनिस्टर बनी, बिल्कुल वो रिपोर्ट्स हमने दिल्ली विधानसभा में भेजी हैं। अब वो लेकिन एंड ऑफ द टेन्योर हमारा आ गया, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आचार संहिता लगी हुई है तो अब तो विधानसभा का सत्र नहीं हो सकता, लोग अपना प्रचार करेंगे या विधानसभा में आएंगे। तो बीजेपी ने भी इसे बहुत मुद्दा बनाने की कोशिश करी, वो कोर्ट तक भी चले गए, बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कोर्ट ने भी उनको सुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि रिपोर्ट्स विधानसभा में चली गई हैं, जब अगला सत्र होगा पेश होंगी। और प्रधानमंत्री जी इस बात पे भी जवाब दे दें कि जो CAG रिपोर्ट ने कहा था कि द्वारका एक्सप्रेसवे 250 गुना ज्यादा दाम पे बना, बिल्कुल, या हेल्थ मिनिस्टर इस बात पे जवाब दे दें कि आयुष्मान भारत में लाखों मृत लोग अपना इलाज कैसे करवा रहे हैं, या हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले ही किसी का इलाज कैसे हो गया, या 40-40 साल के लोग पीडियाट्रिक सर्जरी कैसे करवा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए सब अपने गिरेबान में झांक के देखें, उन्होंने जो देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि अब 24/7 मीडिया है और सोशल मीडिया है, कोई बात किसी से छुपी नहीं है। हम एक फेसबुक लाइव कर देते हैं अपने स्कूल से, बिल्कुल, हम एक फेसबुक लाइव कर देते हैं पंजाब के स्कूल से जहाँ पे भी हमारी पार्टी की सरकार है, और ये भी अपने अपने एरिया के स्कूल्स और हॉस्पिटल से फेसबुक लाइव कर दें। तो आप चाहते हैं कि सब मैदान में उतरे और दिखाएं अपनी फैसिलिटीज? बिल्कुल दिखाएं, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। CAG रिपोर्ट में जो CAG रिपोर्ट पब्लिक में है उसके बारे में तो बोल नहीं रहे, जो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा एक फसाद खड़ा कर रखा है, आयुष्मान भारत के नाम पे बहुत बड़ा झूठ खड़ा कर रखा है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की खामियां गिना रही है, वो पब्लिक डोमेन में संसद में आ चुकी है रिपोर्ट, उन पे नहीं बोल रहे। एक CAG रिपोर्ट जो आई नहीं है अभी, जो अभी हाउस में टेबल नहीं हुई, वो उसके बारे में कुछ बीजेपी उल्टा लिख के सीधा लिख के प्रचार कर रही है कि उसमें ये लिखा हुआ है, जैसे इन्होंने लिखी हो, CAG वालों ने नहीं लिखी हो, उसकी चिंता कर रहे हैं। जो रिपोर्ट आ चुकी तो आपका कहना है कि जब रिपोर्ट पब्लिक में ही नहीं है तो उसके बारे में बात कैसे करें? बात कैसे कर सकते हैं? अब
अगला मुद्दा जो कि बहुत बड़ा मुद्दा पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है, यमुना के पानी पे। यमुना के पानी में हरियाणा ने टॉक्सिक एलिमेंट्स रिलीज करे, ऐसा आम आदमी पार्टी का क्लेम है। आम आदमी पार्टी इसको लेके इलेक्शन कमीशन तक गई। इलेक्शन कमीशन का जवाब ये है कि आम आदमी पार्टी के पास ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ ही नहीं है जो ये कह सके कि हाँ कि यमुना का पानी में हरियाणा जानबूझ के टॉक्सिक एलिमेंट्स रिलीज कर रहा है। आपका क्या कहना है इस पे? मुझे लगता है इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी ज्यादा अच्छे से बताएंगी क्योंकि इन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी 4 बार बात की और जब नहीं हुई तो फिर पब्लिक डोमेन में गई जी बात। जी, चिट्ठियां भी लिखी गई कहीं। देखिए, हमें इसको समझना पड़ेगा कि दिल्ली में जो पानी आता है वो यमुना से आता है। दिल्ली में यमुना हरियाणा से आ रही है। बिल्कुल। फिर जो पानी आता है उसको हम, जो यमुना में पानी आता है उसको हम अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में ट्रीट करते हैं और फिर दिल्ली में अलग अलग जगह लोगों के घरों में जाता है। अब जो पानी हरियाणा से आता है उसमें एक एलिमेंट होता है, एक पोल्यूटेंट होता है, अमोनिया। जब ये अमोनिया 1 ppm के लेवल तक होता है तो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट करके वो पानी आगे पोर्टेबल हो जाता है, हम भेज देते हैं। जब ये 2 हो जाता है, 3 हो जाता है तो उसको ट्रीट करना भी मुश्किल होता है। पिछले 2 हफ्ते से 2 और 3 लेवल अमोनिया तो छोड़िए, वो तो पिछले कई सालों में भी कई बारी हुआ है। पहले अमोनिया का लेवल 4 पहुंचा, 4.5, 5, 5.5, 6, 7 ppm अमोनिया तक 3 दिन पहले तक यमुना के पानी में आ रहा था। अब वो अमोनिया खुद तो पैदा नहीं हो गया ना। बिल्कुल। ठीक है, वो कहीं से तो यमुना नदी में आया है। कहाँ से फैक्ट्री से आया? आ सकता है, बहुत बिल्कुल सही जगहों से बात आ है। सकता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर वो दिल्ली के एंट्री पॉइंट पर आ रहा है 7 ppm पानी, तो वो हरियाणा की फैक्ट्री से आ रहा है ना। नंबर 1। नंबर 2, हमने जिस दिन से ये मुद्दा पब्लिक डोमेन में उठाया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हम इलेक्शन कमीशन पे गए, अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार अपने भाषण में दिए, ये अमोनिया कम कैसे होना शुरू हो गया। आज वो अमोनिया का लेवल 7 से गिरकर 3 पर पहुंच गया है। दैट मीन्स उनके ही कंट्रोल में था ना। जैसे उन्होंने अपने आप बढ़ाया, उन्होंने अपने आप घटा भी दिया। तो ऐसा क्या प्रूफ है जिससे कि आप कह सकते ये हैं? इसमें प्रूफ नहीं है, इसमें तो प्रूफ है। दिल्ली जल बोर्ड का डेटा बता रहा है, पीपीएम लेवल है, पीपीएम लेवल है, उसका डेली रिकॉर्डिंग होता है। अगर पीपीएम लेवल 3 ppm के ऊपर चला जाता है, 3 ppm तक तो आप एक्स्ट्रा पानी डाल के उसे डाइल्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके ऊपर जाता है, हम वो पानी अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी नहीं भेजते। क्यों? क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जब इतना हाई अमोनिया क्लोरीन से मिक्स हो जाता है तो वो फेटल हो जाता है। सेकंड, हम बिना ट्रीट किए भेज दें। अमोनिया एक न्यूरोटॉक्सिन होता है, वो ब्रेन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। बिना ट्रीट करे तो भेज ही नहीं सकते। बिना ट्रीट किए आप उसे भेज नहीं सकते हैं। ट्रीट करने के बाद वो जहर हो जाएगा। तो क्या करेंगे दिल्ली के लोग? या तो वो पानी पिएंगे नहीं, या उन्हें हम जहरीला पानी भेजें। और ये बात कि जब हमने इस मुद्दे को उठाया उसके 3 दिन के अंदर कैसे ठीक हो गया? तो आपका ये मानना है कि मुद्दे को उठाने के बाद ही अब बीजेपी इस पे हरकत पे आई और उन्होंने कहा कि हमारे वोट शायद खराब हो सके, तो इस चक्कर देखिए, उनकी ये साजिश थी कि या तो जहरीला पानी दें, लोग बीमार हो, उसका असर हो, या अगर वो जहरीला पानी दें और हम उस पानी को रोकें और लोगों को पानी ना मिले, उससे वो हमसे नाराज हो, त्राही मचेगी। और चुनाव से 1 हफ्ते पहले अगर लोगों के घरों में खराब पानी आ रहा है, या अगर लोगों के घर में पानी ही नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली ये इलेक्शन के माहौल को खराब करने की कोशिश है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहती हूँ, आपको चुनाव लड़ना है, आप मुद्दों पे लड़ो, आप हमसे आमने सामने आके लड़ो। आप अपने काम बताओ, हम अपने काम बताएंगे, लोगों को डिसाइड करने दीजिए ना। इतना नीचे आप गिर जाएंगे। इस चुनाव में जितनी नीचता हुई है, मैंने आज तक, हमें भी 10 साल हो गए, 10-12 साल हो गए राजनीति में, इलेक्शंस देख रहा हम कब, और सर तो जर्नलिस्ट थे, वो तो कब से इलेक्शंस देख रहे हैं। इतनी नीचता मैंने आज तक कभी नहीं देखी। रोज गालियां मेरे खिलाफ रमेश मिधुड़ी जी लड़ रहे हैं। 3 दिन पहले मुझे एक मंदिर में मिल गए, वहां पे कीर्तन चल रहा था। बिल्कुल। कीर्तन में लोग आते हैं, माइक पकड़ते हैं, माता रानी का आशीर्वाद मांगते हैं। मैं सामने बैठी थी, उन्होंने वहां से मंदिर के अंदर माइक खड़े पकड़ के बोला कि ये आतंकवादी है, कि ये उग्रवादी है, कि ये महिला राक्षसी है। अब आप मुझे बताइए, ये है क्या चुनावी मुद्दे इस देश के? तो आप कहना चाहती है चुनावी मुद्दे डिसाइड होने चाहिए और उस पे अपनी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट कार्ड दिखाएं, तो
तो लो- बात करें। बिल्कुल ठीक बात है। जहां परफॉर्मेंस की बात आती है वहां एक और मुद्दा जो कि फ्रीबीज का है, इस बार ही देखने को मिल रहा है कि तीनों पार्टी के मैनिफेस्टो सामने हैं। तीनों पार्टी विमेन वोटर्स को वू करने के लिए निकली हैं। कोई 2100 रुपए की राशि देने को तैयार है, कोई 2500 रुपए की राशि देने को तैयार है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन को राशि देने को तैयार है, कोई स्टूडेंट्स को राशि देने को तैयार है। क्या फ्रीबीज इतना दे पाना दिल्ली के फाइनेंसेस को सूट करता है? आप तो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं दोनों, ये सिटिंग है, आप फॉर्मर रहे हैं। देखो, क्या दिल्ली के फाइनेंसेस को ये सूट करता है? कैसे फंडिंग करेंगे? देखिए, टैक्स, पहले मैं इसी का आंसर कर देता हूं। पूरे देश में बजट जो बनता है और जो सरकारें चलती हैं उसमें बेईमानी की बात होती है कि भाई बेईमानी हो रही है, बेईमानी हो रही है, या कोई करप्शन की बात होती है, तो आमतौर पे चर्चा होती है टैक्स खर्च करने में कि साहब 100 करोड़ की सड़क बननी थी, पुल बनना था, या कोई प्रोजेक्ट बनना था, उसमें 1% करप्शन हो गया, 10% हो गया, 100% हो गया। टैक्स पेयर के पैसे को खर्च करने में करप्शन की बात होती है, लेकिन टैक्स पेयर का पैसा टैक्स में आ जाए, इसमें भी बहुत बड़ा करप्शन होता है। आदमी कंज्यूम करता है, एक पानी का गिलास खरीद के लाता है, एक किताब खरीद के लाता है, जो भी कपड़े खरीद के लाता है, टैक्स पे करके आता है। बिल्कुल। वो पैसा सरकार की किटी तक पहुंच जाए, उसमें चोरी ना हो, वो भी एक बहुत बड़ी ईमानदारी की बात है। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल जी क्योंकि खुद टैक्स ऑफिसर रहे हैं, उनके पास एक ईमानदार लोगों की टीम है, पढ़े लिखे लोगों की टीम है, तो सारी चीज़ों को स्टडी करके 2015 में जब हमने काम करना शुरू किया था, हमारे पास 30,000 करोड़ का बजट था, और उससे पहले 4-5 सालों में देखोगे तो वो 1,000 करोड़ रुपए हर साल का बजट बढ़ता था। 2015 से 2020 तक पहुंचते पहुंचते 30,000 करोड़ का बजट एकदम 60,000 करोड़ का हो गया। हमने टैक्स के रेट्स कम किए। जब वैट था, वैट रिजीम में हमने टैक्स के रेट्स जबरदस्त कम किए, 14%, 13% से उठा के 5% कर दिए, जिससे टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन कम हुआ और उसने टैक्स देने में अपनी आसानी समझी, शान समझी। सरकार को ज्यादा पैसा मिला, उसको ईमानदारी से इकट्ठा किया, इससे सरकार के पास पैसा ज्यादा आया। तो पहले 5 साल में ही 30,000 करोड़ से बजट होके 60,000 करोड़ रुपए हो गया। ये सरकार के इनोवेटिव आइडियाज, जिसमें 12% टैक्स को कम करके, क्योंकि आपका तो बिजनेस चैनल है, हमेशा ये बात होती है टैक्स के बारे में, और मैं जीएसटी की मीटिंग्स में भी बहुत बार बोलता रहा हूं कि लोअर द टैक्स रेट्स मोर द कंप्लायंस। आप टैक्स रेट्स कम करते जाइए, जनता आराम से टैक्स देना चाहती है। आप हाइपोथेटिक टैक्स रेट्स लगाते हैं तो जनता भी सोचती है यार थोड़ा बहुत बच जाए तो बच ही जाए। तो जब हमने टैक्स रेट्स दिल्ली में कम किए वैट के रिजीम में, तो खूब पैसा आया और जम के पैसा आया। तो आज भी जब हम बात करते हैं कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, तो हम तो उसी कॉन्फिडेंस पे कहते हैं कि साहब जनता पैसा देने में कोई कंजूसी नहीं करती है। टैक्स का पैसा इकट्ठा करने में चोरी होती है और उसको खर्च करने में चोरी होती है। हमने दोनों जगह की चोरी रोक के उसको जनता के ऊपर खर्च किया। तो एक सेकंड, सरकार के पास तो पैसा होता है, अब सरकारों को तय करना होता है कि उसको खर्च कहां करना है। बिल्कुल। आम जनता के ऊपर या अपने चंद दोस्तों के ऊपर। 46,000 करोड़ रुपए का किसी का लोन माफ करना, या 40,000 करोड़ का, या 10 साल में, शायद एक सर ने भी पीसी की थी, पिछले 10 साल में 10 लाख करोड़ के लोन माफ किए हैं इन्होंने। छोटी रकम नहीं है। हमने 400 करोड़ रुपए में महिलाओं को बस फ्री कर दी। हमने 1,000-1,500 करोड़ रुपए में पूरी दिल्ली के लिए बिजली फ्री कर दी। वो ज्यादा अच्छा मॉडल। सरकार के पास पैसा होगा तो सरकार खर्च तो करेगी, उसको सरकार जेब में डाल के नहीं रखेगी, लेकिन वो आम जनता पे खर्च किया जाए जिससे कि जनता सुख से जिए, या चंद दोस्तों को दे दिया जाए, पहले उनको लोन दिलाए जाए, फिर उनके लोन माफ कर दिए जाए और सरकार अपनी किटी से उस पैसे से लोन पे करे उसको। 2 मॉडल हैं। इन दोनों मॉडल के बीच में दिल्ली में एक मॉडल ये है कि जनता के ऊपर उस पैसे को खर्च किया जाए, जनता भी खुश रहती है, जनता भी फ्लरिश करती है, सरकार भी फ्लरिश करती है। इस मैनिफेस्टो में आपने बहुत सारी नई स्कीम्स भी लेके आए, चाहे वो पुजारियों के लिए स्कीम हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए मेट्रो में फ्री राइड की स्कीम हो, और भी बहुत चीजें हैं। क्या बजट तो आप लोगों को पहले ही पता है कि सरकार, दिल्ली सरकार के पास इतना पैसा है और इतना हम और पैसा जुटा सकते हैं? क्या आपने ऐसी कोई मैथ्स करी है कि हाँ, ये जितनी स्कीम्स हमने डिजाइन करी है मैनिफेस्टो में, इनको हम आसानी से फंडिंग कर पाएंगे? बिल्कुल 100%। कितना पैसा चाहिएगा? देखिए, आप हमने 2100 का फिगर क्यों दिया? हमने 2100 का फिगर क्यों दिया? क्योंकि हम कैलकुलेशन करके आए हैं कि हमें 2100 रुपए की राशि अगर महिलाओं को देनी है तो उसका हम अपना बजट कितने साल में, कितने हमें बजट की रिक्वायरमेंट होगी। जिसको सरकार नहीं बनानी, वो तो कुछ भी प्रॉमिस कर सकता है,
वो तो कहेगा 2100 रुपए क्या, मैं 21,000 करोड़ रुपए दे दूंगा। नहीं, ये स्कीम तो आपको पिछले आप ऑलरेडी अपने बजट में अनाउंस कर चुकी थी। बिल्कुल, और उसके लिए हमने अपने बजट में पर्याप्त पैसा रखा भी हुआ था। वो तो बीच में कई महीने का डिस्टर्बेंस आ गया जब हमारे चीफ मिनिस्टर, तब सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में थे, तो जब तक इम्प्लीमेंट हुई तो जो पहली किश्त है वो जा नहीं सकी चुनाव आचार संहिता लगने से पहले, लेकिन पहली किश्त बिल्कुल जाएगी, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से पहले जाएगी। देखिए, दिल्ली देश की इकलौती ऐसी सरकार है जो बिजली फ्री, पानी फ्री, बस यात्रा फ्री, अच्छी एजुकेशन फ्री, हेल्थ केयर फ्री देने के बावजूद भी सरप्लस में चलती है। देश में कोई और ऐसी सरकार नहीं है जो सरप्लस में चलती है, बाकी सारी सरकारें घाटे में चलती हैं, डेफिसिट में चलती हैं। तो ये तो आप मानेंगे ना कि हमें सरकार चलानी आती है, हमें ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट करना आता है। नहीं, सरकार तो चला रहे हैं, ईमानदारी से उसको जनता पे खर्च करना आता है, और सिर्फ ईमानदारी से नहीं, एफिशिएंटली उसको जनता पे खर्च करना आता है। जहां तक जनता की बात है, दिल्ली में मिडिल क्लास बहुत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोअर क्लास ही एक जो बहुत सारे अलग अलग राज्यों से यहाँ काम करने के लिए, कमाने के लिए, अपने घर परिवार को असिस्ट करने के लिए आता है। मिडिल क्लास भी बहुत आता है। जैसा आपने खुद कहा कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ आस पड़ोस के राज्यों से बहुत इन्फ्लक्स है, लोग आके रह रहे हैं सालों से और अब यहीं के वोटर्स बन गए। मिडिल क्लास के लिए क्या है, ना तो उन्हें कोई ऐसी फ्रीबीज मिल पाती क्योंकि भाई उनका उतना स्टैचर है कि वो उसमें क्वालिफाई नहीं करते कि एक मिनिमम, कि आपकी मिनिमम कोई और इनकम नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, बहुत सारे और काम करने वाले बिजनेस क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। उनके लिए क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़रूरी एक चीज़ है, चाहे वो मिडिल क्लास का व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, आज दिल्ली में जो 24 घंटे बिजली आती है वो कहीं नहीं आती है। दिल्ली के जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, उनके दोस्त गुड़गांव में भी रहते हैं, गाजियाबाद में भी रहते हैं, ग्रेटर नोएडा में भी रहते हैं, फरीदाबाद में भी रहते हैं। उनको पता है जब दिल्ली में इस बार गर्मी पड़ी थी, गुड़गांव के सबसे महंगे महंगे अपार्टमेंट्स जहाँ पे लाख लाख रुपए लोग मेंटेनेंस देते हैं हर महीने, उनके भी सारे पावर बैकअप फेल हो गए थे क्योंकि हरियाणा सरकार बिजली नहीं दे पाई थी। लेकिन दिल्ली में 8,500 मेगावाट पीक डिमांड होने के बावजूद भी 1 मिनट की लोड शेडिंग नहीं हुई थी दिल्ली में। तो ये तो दिल्ली का मिडिल क्लास का व्यक्ति भी जानता है। 10 साल पहले तक एक सर्वे आया था, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, कि इंटरनेशनल सर्वे होता है कि कौन सा शहर कितना कंजेस्टेड है, कितना ट्रैफिक की स्पीड है। 10 साल पहले तक दिल्ली यूज्ड टू बी द 4th मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड, यानी 4th स्लोएस्ट ट्रैफिक दिल्ली में होता था। बिल्कुल। पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में 38 फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, एलिवेटेड रोड्स बनाए हैं। 2024 में 4th मोस्ट कंजेस्टेड से 44th मोस्ट कंजेस्टेड पे दिल्ली आ गया है। तो जब कोई मिडिल क्लास का व्यक्ति गाड़ी चलाता है, उनको भी पता है कि बेंगलोर में जब लोग गाड़ी चलाते हैं 4-4 घंटे के जाम में फंसते हैं, बॉम्बे में जब गाड़ी चलाते हैं 2-2, 3-3 घंटे के जाम में फंसते हैं। दिल्ली का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 10 साल में जितना डेवलप हुआ है शायद किसी शहर का नहीं हुआ। आप दिल्ली मेट्रो की बात करिए, मेट्रो किसी भी राज्य में आधा पैसा केंद्र सरकार देती है, आधा पैसा राज्य सरकार देती है। तो मेट्रो की स्पीड और डेवलपमेंट इस बात पे डिपेंड करती है, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा होता है, स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करती है उसके अनुसार मेट्रो की स्पीड होती है। अभी कुछ दिन पहले हमने फेज 4 मेट्रो का फाउंडेशन स्टोन रखा था, पीएम भी थे, मैं भी थी उस फंक्शन में जी। प्रधानमंत्री जी ने स्टेज से कहा कि मैंने 10 साल में पूरे देश में 1000 किलोमीटर मेट्रो की लाइन बनवाई है, उसमें से 450 किलोमीटर दिल्ली में बनी है। क्यों? क्योंकि 7,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिल्ली सरकार ने किया है। आज दिल्ली में सबसे मॉडर्न बस फ्लीट है, दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक बसेस की फ्लीट यूरोप, चाइना, कनाडा में नहीं है, दिल्ली में है। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल में दिल्ली के हर सेगमेंट को केटर किया है, चाहे वो गरीब हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो।
बस ये बात है कि हमारे उद्योगपति दोस्त नहीं है जिनको हम लाखों करोड़ का मुनाफा नहीं 400 बाकी हाँ, नहीं, ज्यादा भी नहीं। कुल मिला के वो 300-400 जो बड़े उद्योगपति दोस्त हैं उनके, उनका मॉडल है कि सारा पैसा उन पे लुटाओ। अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है कि भाई दिल्ली में लाजपत नगर में बैठा हुआ एक आदमी जो एक अच्छी दुकान चलाता है, अच्छा शोरूम चलाता है, उसका घर है वहाँ पे या और किसी कॉलोनी में, वहाँ बैठा हुआ आदमी उसको 24 घंटे बिजली मिल जाए। और कल बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट के साथ लाजपत नगर में ही घूम रहा था, तो वहाँ वो इंटरव्यू ले रहे थे जो भी जनता मिल रही थी, तो ऑब्वियसली मेरे सामने जो लोग मिल रहे हैं वो बताएंगे लाजपत नगर के कि भाई हम आपको ही वोट करेंगे। तो उन्होंने पूछा जर्नलिस्ट ने, भाई क्यों आप इनको वोट करोगे? बोले जी इन्होंने स्कूल अच्छे कर दिए। बोले आपके बच्चे तो पढ़ते नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं आपके बच्चे, तो इन्होंने सरकारी स्कूल अच्छे किए हैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमारे बच्चों की फीस इन्होंने कम करवा रखी है, हमारे बच्चों की फीस नहीं बढ़ी इनके चक्कर में। बोले कि गुड़गांव और नोएडा में जो स्कूल हैं उसी चेन के 2-2, 3-3 गुनी ज्यादा फीस है वहाँ। दिल्ली में फीस कंट्रोल में करके रखी हुई है काफी हद तक। एक फिर उन्होंने कहा, और दूसरी बात, ऐसे ही 10-15 लोग मिले और सबने एजुकेशन की बात की और सब ऐसे ही थे वहाँ, तो उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और रिपोर्टर ने बार बार पूछा कि भाई आप क्यों, आपके बच्चे तो पढ़ते नहीं? तो एक ने कहा मेरी मेड के तो बच्चे पढ़ते हैं, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी क्या? तो ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास स्वार्थी है कि मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। उसको पता है कि मुझे क्या मिला है और उसको पता है कि उसके शहर को क्या मिला है। अपने शहर से, अपने देश से सब लोग प्यार करते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला, बहुत सारी ऐसी अनइंटेंडेड चीजें मिली हैं जो शायद मिडिल क्लास सामने से देख नहीं पा रहा है। नहीं नहीं, उसको पता है मिडिल क्लास को, जिसके हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसको पता है कि उसके घर में इन्वर्टर होता था पहले, आज इन्वर्टर खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, यही भी मैंने किसी मिडिल क्लास फैमिली में ही सुना। उनके रिलेटिव्स रहते हैं गुड़गांव की एक पॉश कॉलोनी में, परसों की बात है ये। मुझे उन्होंने कहा कि साहब हमारे रिलेटिव वहां रहते हैं, उनका ये कहना है कि उस पॉश कॉलोनी में 5-5, 6-6 घंटे के पावर कट हैं, बिना इन्वर्टर के गुड़गांव में जिंदगी संभव नहीं है। दिल्ली में कोठी में बैठे हो, फ्लैट्स में बैठे हो या झुग्गी में रहते हो, आपको इन्वर्टर की जरूरत ही नहीं है आज। ये